हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के अंतर्गत मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि मेगास्पोर के निर्माण की प्रक्रिया। मेगास्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को समझने से पहले मेगास्पोर कहाँ पर बनते हैं? तो मेगास्पोर बनते हैं फूल के मादा जननांग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहते हैं गाइनोशियम यानी कि जायांग कहा जाता है, और जायांग की एक इकाई को कहते हैं अंडप या कार्पेल कहते हैं। तो कार्पेल की संरचना में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि अंडप की कार्पेल की या अंडप की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल यानी कि बीजांड की संरचना किस तरह से होती है। फिर इस बीजांड के अंदर में मेगास्पोर यानी कि ओव्यूल इसमें मेगास्पोरेंजियम कहते हैं बीजांड को। अब इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर का निर्माण किस तरह से होगा। उसके बाद मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक यानी कि ये एम्ब्रियोसेक का मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक का निर्माण किस तरह से होगा। फिर एम्ब्रियोसेक में एग सेल की स्थिति कैसी होगी, वो सब स्पष्ट रूप से हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कार्पेल या अंडप की संरचना। अंडप क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की एक इकाई को क्या कहा जाता है, कार्पेल या अंडप कहा जाता है। अंडप में 3 भाग होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, सबसे ऊपर भाग होता है स्टिग्मा, जो कि फूल को परागण के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ठीक है, परागकणों के अंकुरण के लिए एक तो परागकण आकर यहीं पर चिपकते हैं, इसको अंकुरण करने के लिए प्लेटफॉर्म की तरह प्रदान करता है। उसके बाद नीचे, उसके जस्ट नीचे जो नलीनुमा संरचना होती है वो स्टाइल कहलाती है। वो स्टाइल की नलिका जो होती है परागकण को अंदर आने के लिए मार्ग प्रदान करता है या रास्ता देता है। उसके बाद नीचे की ओर जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है ये कहलाता है ओवरी, और ओवरी के अंदर में स्थित होते हैं ओव्यूल या बीजांड। अंडाशय कहलाता है ये, और अंडाशय के अंदर में स्थित है ये बीजांड। तो ये जो संरचना आप देख रहे हैं वही संरचना जो है वो यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है। तो इसकी संरचना कैसी होती है, बीजांड की संरचना, जिसके अंतर्गत मेगास्पोर या गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, और गुरु बीजाणु से फिर भ्रूण कोश का निर्माण यानी कि एम्ब्रियोसेक का निर्माण किस तरह से होगा वो देखेंगे। तो अब हम किसकी संरचना देखेंगे, यहाँ ओवरी के अंदर में जो अंडप स्थित है या ओव्यूल अंदर में स्थित है उसकी संरचना किस तरह से होती है। तो एक तो कार्पेल की संख्या के आधार पर कोई भी फूल जो होता है, एक ही यदि कार्पेल की संख्या है तो क्या कहलाएगा, मोनोकार्पेलरी। यदि कार्पेल की संख्या 2 है तो वो कहलाएंगे बाइकार्पेलरी। कार्पेल की संख्या 3 है तो ट्राई कार्पेलरी, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा कार्पेलरी, और उससे भी यदि अधिक है तो वो मल्टी कार्पेलरी कहलाते हैं। तो उसके बाद एक कार्पेल के अंदर में ओव्यूल या बीजांड की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें बीच में स्थित होता है इस तरह से ये गोल अंडाकार संरचना स्थित होता है, इसको कहते हैं न्यूसेलस। ठीक है, और न्यूसेलस के बाहर की ओर जो 2 आवरण पाए जाते हैं उसको कहा जाता है, सबसे बाहर का आवरण आउटर इंटेग्यूमेंट कहलाता है यानी कि बाह्य अध्यावरण, और उसके अंदर की ओर जो आवरण स्थित होता है उसको इनर इंटेग्यूमेंट या आंतरिक आवरण कहा जाता है। और बीचों बीच में कोशिकाओं का एक समूह स्थित होता है या सेलुलर बॉडी होता है, वो कहलाता है न्यूसेलस। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो गोलाकार स्ट्रक्चर है ये पूरा ओव्यूल या बीजांड का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर में न्यूसेलस के अंदर में ही एक और कोशिका स्थित होती है, इसको कहते हैं एम्ब्रियोसेक सेल या भ्रूण कोशिका कहा जाता है, एम्ब्रियोसेक सेल कहा जाता है। और इसी के अंदर में फिर और कोशिकाओं का अरेंजमेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर और डिटेल में हम देखेंगे भ्रूण कोश का। सबसे पहले ये देखिए कि बीजांड में कौन कौन से भाग होते हैं या ओव्यूल में। तो एक तो हो गया सबसे पहले बाहर का आवरण बाह्य इंटेग्यूमेंट, भीतर का आवरण इनर इंटेग्यूमेंट। उसके बाद भीतर की ओर जो कोशिका का एक बॉडी उपस्थित है वो कहलाता है न्यूसेलस। न्यूसेलस की कोशिकाओं में पोषक पदार्थ भरे रहते हैं, और ये पदार्थ जो होते हैं विकसित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। उसके बाद इंटेग्यूमेंट, ये पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। ओव्यूल यानी कि ये बीजांड जो है एक वृंत या एक डंठल के माध्यम से इधर प्लेसेंटा, फूल के प्लेसेंटा से या उसके अपरा से जुड़ा रहता है। तो जिस वृंत के माध्यम से अपरा से जुड़ता है उस वृंत को कहते हैं फ्यूनिकल या पुष्पवृंत। और ये वृंत जो होता है फ्यूनिकल कहते हैं, और फ्यूनिकल जो है वो आगे की ओर जहाँ पर ओव्यूल से जुड़ता है, ये पूरा बीजांड है और ये फ्यूनिकल है। तो फ्यूनिकल जहाँ पर ओव्यूल से जुड़ता है वो जगह कहलाता है हाइलम।
तो इसमें कितने भाग हो गए? सबसे पहला एक डंठल है या फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल किससे जुड़ा रहता है? प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। फ्यूनिकल आगे की ओर विजांड से जुड़ता है, उस जगह को क्या कहते हैं? ओव्यूल से जुड़ता है, उसको हाइलम कहते हैं या नाभिक कहते हैं, ये हाइलम कहा जाता है। उसके बाद बाहर की ओर जो इंटेग्यूमेंट आवरण स्थित है उसको आउटर इंटेग्यूमेंट कहा जाता है, और भीतर की जो इंटेग्यूमेंट है उसको इनर इंटेग्यूमेंट कहलाता है। और प्रत्येक ओव्यूल में, फूलों में इंटेग्यूमेंट की संख्या के आधार पर भी बांटा जाता है। कुछ फूलों में क्या केवल एक ही इंटेग्यूमेंट पाया जाता है, वो यूनिटेगमिक होते हैं जो मोनोकॉट्स में होते हैं, और कुछ में जो होते हैं वो 2 इंटेग्यूमेंट पाया जाता है, वो डाइकॉट्स में होते हैं। तो और कुछ में जो होते हैं इंटेग्यूमेंट नहीं होते हैं, तो इस आधार पर यूनिटेगमिक, बाइटेगमिक या फिर एटेगमिक कहलाते हैं फ्लावर्स। तो कितने हो गए? इंटेग्यूमेंट जो होते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, बाह्य आवरण है, सुरक्षात्मक आवरण है। उसके बाद बीचों बीच में यहाँ पर एक सेलुलर बॉडी है, वो कहलाता है न्यूसेलस, है ना। न्यूसेलस की कोशिका जो होती हैं वो उसमें पोषक पदार्थ भरे होते हैं, और वो अंदर से विकसित होते हुए भ्रूण को क्या करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। अंदर में एक गोल अंडाकार संरचना होता है, एक कोशिका होती है, उसको कहते हैं एम्ब्रियो सेक्स सेल या भ्रूण कोश कोशिका कहा जाता है। इसमें भी ऊपर की ओर जो हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बताना है, ये देखिए कि भ्रूण का इंटेग्यूमेंट जो है वो चारों तरफ से घेर के रखा है आवरण, लेकिन एक जगह ऐसा है जहाँ पर इंटेग्यूमेंट नहीं है, या कुछ जगह को छोड़कर इंटेग्यूमेंट पूरा ओव्यूल को घेर कर रखता है। तो जो जगह पर इंटेग्यूमेंट नहीं है वो छिद्र जो कहलाता है वो माइक्रोपाइल कहलाता है, और ये माइक्रोपाइलर एंड कहलाएगा बीजांड का या ओव्यूल का। तो माइक्रोपाइलर एंड पर भ्रूण कोश के अंदर में इस तरह से 3 कोशिकाओं का समूह होता है जो कि एग एपरेटस या अंड उपकरण का निर्माण करता है। और ऊपर की ओर देखिए माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट ओव्यूल का जो आधार स्थित होता है या बीजांड का आधार, वो कहलाता है चैलजा। तो इसको कहते हैं ओव्यूल का चैलजल एंड। तो चैलजल एंड की तरफ भ्रूण कोश में क्या होता है? 3 कोशिकाओं का समूह होता है। इन कोशिकाओं को कहा जाता है एंटीपोडल्स। तो हम जब भ्रूण कोश की संरचना डिटेल पढ़ेंगे तब अच्छे से और बताएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि न्यूसेलस की कोशिकाओं से ही ये भ्रूण कोश का विकास होता है, और भ्रूण कोश के अंदर में फिर अंडे का विकास होता है। तो आगे की ओर हम देखते हैं कि ये भ्रूण कोश का निर्माण किस तरह से होता है, या इसमें मेगा गैमेटेंजिया और इसमें मेगास्पोर्स का निर्माण किस तरह से होता है। तो इसमें यहाँ पर देखिए न्यूसेलस की कोशिकाएं जो होती हैं, यहाँ पर जो कोशिका स्थित हैं, इसमें से कोई एक कोशिका जो होती है वो फूलकर बड़ी हो जाती है। न्यूसेलस की एक कोशिका फूलकर बड़ी हो जाती है और वो कहलाती है अधिक भोजन इकट्ठी कर लेती है और साइज़ में भी बड़ी हो जाती है, और वो कहलाती है प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल। अब ये न्यूसेलस की कोशिकाएं ही, यहाँ जो न्यूसेलस बॉडी है उन्हीं की एक कोशिका जो है वो फूलकर बड़ी हो जाती है यहाँ पर की, और वो क्या बनाती है? आर्किस्पोरियल सेल कहलाती है। यही आर्किस्पोरियल सेल आगे की ओर विभाजित होती है, समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 भागों में बढ़ती है। ऊपर की ओर पेराइटल सेल और नीचे की ओर स्पोरोजिनस सेल। पेराइटल सेल जो होती हैं वो बाह्य भित्ति का निर्माण करती हैं, भित्ति कोशिकाओं का, ऊतकों का, और स्पोरोजिनस कोशिका जो होती हैं वो एम्ब्रियो सेक या मेगास्पोर का निर्माण करती हैं। अब यही स्पोरोजिनस कोशिका फिर आगे की ओर फंक्शनल मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती है। अब यही फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल जो होती है आगे की ओर, इसमें विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि रिडक्शन डिवीजन होता है। हम जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाओं की संख्या कैसी होती है? 4 होती है, और वो कैसे होते हैं? उनमें गुणसूत्र की संख्या n होती है, और मेगास्पोर मदर सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दुगुनी होती है या 2n होती है। तो मियोसिस डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, और ये कोशिकाएं लीनियरली अरेंज्ड हो जाती हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? लीनियर मेगास्पोर टेट्राड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लीनियर मेगास्पोर टेट्राड कहा जाता है। तो 80% प्लांट्स में क्या होता है कि ये 3 जो ऊपर के होते हैं ये डिजनरेट हो जाते हैं, और नीचे की जो चौथी कोशिका होती है वो एक्टिव हो जाती है, साइज़ में भी बड़ी हो जाती है, अभिवृद्धि कर लेती है, उसमें फूड वैक्यूल्स का माने भोजन इकट्ठे हो जाते हैं और आकार में बड़ी हो जाती है, साइटोप्लाज्म अधिक हो जाता है और इसमें वैक्यूल्स का निर्माण हो जाता है, और ये बनाता है एम्ब्रियो सेक सेल।
ये किसका निर्माण करता है? एम्ब्रियो सैक सेल। यहाँ जो एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश है, यही भ्रूण कोश कोशिका का निर्माण कहाँ से हो रहा है? मेगा स्पोर, जो फंक्शनल मेगा स्पोर मदर सेल है, वहाँ से भ्रूण कोश कोशिका का निर्माण हो रहा है। ये भ्रूण कोश कोशिका का निर्माण। अब भ्रूण कोश कोशिका के अंदर में केंद्रकों का विभाजन किस तरह से होता है और किस तरह से कोशिकाओं की व्यवस्था होती है, वो आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक केंद्रक स्थित है और ये बड़ी कोशिका बड़ी होकर फंक्शनल जो मेगा स्पोर है, ये एक फंक्शनल है और 3 जो है वो डिजनरेट हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर जो है वो आगे की ओर, इनमें इसके केंद्रक में माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 केंद्रक बनते हैं, जो कि 2 केंद्रक बनते हैं और साथ ही साथ बीच में इस तरह से धानी का या वैक्यूल का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण एक केंद्रक जो है वो ऊपर की ओर चालजल एंड की ओर और एक इस चालजल एंड की ओर और एक जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की ओर, यानी कि विपरीत सिरे में दोनों एक चले जाते हैं, दोनों केंद्रक, एक चालजा की ओर एक माइक्रोपाइल की ओर। उसके बाद आगे प्रत्येक सिरे के केंद्रक में 2 बार समसूत्री विभाजन होता है। प्रत्येक सिरे के केंद्रक में क्या होता है? 2 बार समसूत्री यानी कि माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है और केंद्रक डिवाइड होता है, लेकिन कोशिका यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रही है। तो इस प्रकार के डिवीजन को क्या कहा जाता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहा जाता है। सिर्फ केंद्रक विभाजित होते जा रहे हैं। यहाँ पर केंद्रकों का ही समसूत्री विभाजन हो रहा है, कोशिका में नहीं हो रहा है, तो इसको कहेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो एक यहाँ पर 2 विपरीत सिरे पर 2 केंद्रक चले गए हैं, एक केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो गया, विपरीत सिरे पर दोनों चले गए। प्रत्येक केंद्रक में फिर 2 बार पहला माइटोसिस डिवीजन होगा, तो इसमें क्या होगा? 2 प्रत्येक सिरे में फिर 2-2 केंद्रक बन जाएंगे। फिर इस तरह से कुल मिलाकर 4 केंद्रक प्राप्त हुए। फिर आगे की ओर फिर इसमें समसूत्री विभाजन होगा या माइटोसिस डिवीजन होगा, जिसके फलस्वरूप 4 से क्या बन जाएंगे? ये 8 हो जाएंगे, ये 2 4 में बन जाएंगे और ये 2 4 में बन जाएंगे। तो इस तरह से भ्रूण कोश की कोशिका में क्या प्राप्त हो गया? हमको 8 न्यूक्लियस प्राप्त हो गए या 8 केंद्रक प्राप्त हो गए। अब इन 8 केंद्रक में से प्रत्येक सिरे में, जैसे चालजल एंड की ओर जो 3 कोशिकाएं होती हैं, वो 3 केंद्रक होती हैं, चारों तरफ साइटोप्लाज्म को इकट्ठे करके यहाँ पर सिरे में चली जाती हैं और वो एंटीपोडल्स का निर्माण करती हैं। चालजा एंड की कोशिकाएं क्या करती हैं? एंटीपोडल्स का निर्माण करती हैं। और माइक्रोपाइल एंड की तरफ की कोशिका जो होती हैं, उसमें से 3 न्यूक्लियस जो होती हैं वो 3 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। उसमें से एक कोशिका जो होता है वो एग सेल का और 2 अगल बगल की कोशिकाएँ जो होती हैं वो सहायक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो बाकी की जो दोनों सिरे में एक एक न्यूक्लियस या केंद्रक बन जाते हैं, वो दोनों बच जाते हैं, वो दोनों बीच में आकर इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह से ये 8 में से 2 जो होते हैं वो बीच में आकर स्थित हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन केंद्रक में अभी फ्यूज़न नहीं हुआ है दोनों। तो इस तरह से अब क्या हो गया? कोशिकाएं कितनी बन गई? 1 2 3 4 5 6 कोशिकाएं और बीच का एक बड़ा कोशिका सेंट्रल सेल। ये बीच का कोशिका क्या कहलाया? सेंट्रल सेल कहलाया। तो कितनी हो गई कोशिकाओं की संख्या? 3 3 6 और 1 7 कोशिका है और साथ ही साथ न्यूक्लियस कितने हैं? 3 3 6 और 2 8। तो इस प्रकार की भ्रूण कोश की कोशिका को क्या कहा जाता है? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। भ्रूण कोश का कौन सा स्टेज है? ये 7 कोशिकीय और 8 न्यूक्लियस वाली संरचना। तो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि माने पादप में 7 सेल्ड एवं 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के बनने की प्रक्रिया को समझाइए या किस तरह से होता है। तो ये आप इस भ्रूण कोश के विकास की प्रक्रिया को इसमें अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये हो गया कोशिकाओं की व्यवस्था कि 7 कोशिकाएं हैं और न्यूक्लियस की संख्या 8 है। आगे की ओर ये दोनों जो सेंट्रल सेल के केंद्रक जो होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो अब यहाँ पर ये सारी कोशिकाएँ तो क्या हैं? हैप्लॉइड हैं, लेकिन बीच में जो केंद्रक हो गया वो क्या हो गया? 2n हो गया। बीच का केंद्रक कैसा हो गया? 2n या डिप्लॉइड हो गया, क्योंकि 2 हैप्लॉइड कोशिकाएं आपस में फ्यूज़ होकर क्या बनाई? सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण की और इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? डबल हो गई। तो सेंट्रल सेल की कोशिका द्विगुणित है और इधर जो एंटीपोडल्स हैं और सहायक कोशिकाएं हैं और एक एग सेल है, वो सब क्या है? हैप्लॉइड है या अगुणित है। तो इस तरह से यहाँ पर बीचों बीच में जो कोशिका प्राप्त हो रही है, यही कोशिका अंड कोशिका है या एग सेल है, जो बाद में परागकण हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ाए हैं तो बताए हैं कि
उसमें परागकण में 2 मेल न्यूक्लियस होते हैं। तो दोनों मेल न्यूक्लियस में से एक मेल न्यूक्लियस तो आकर क्या करता है कि एग सेल के साथ में फ्यूज़न होकर जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करता है, और दूसरी जो मेल गैमेट की कोशिका होती है वह दूसरा मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, जो इसके साथ में मिलकर डिप्लॉइड जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ में मिलकर 3n है ना, एक बार फ्यूज़न होता है कि 2n न्यूक्लियस है उसके साथ में एक हैप्लॉइड मेल गैमेट जो दूसरा वाला है वो आकर फ्यूज़ होता है और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। सेंट्रल सेल कैसी हो गई, अब ट्रिप्लॉइड हो गई। तो आगे जब भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया होगी या एम्ब्रियोजेनेसिस होगा तो एग सेल जो डिप्लॉइड हो गया है, जाइगोट बना लिया है एग सेल निषेचन के फलस्वरूप, तो वो निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है या एम्ब्रियो का। और यहाँ पर जो ट्रिप्लॉइड सेंट्रल सेल स्थित है, 3 गुना जो हो चुका है ट्रिप्लॉइड सेंट्रल सेल है, इससे भ्रूण पोष का निर्माण होता है। तो एग सेल से फ्यूज़न के फलस्वरूप मेल गैमेट जाइगोट का निर्माण करते हैं और दूसरा मेल गैमेट जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ होकर वो किसका निर्माण करते हैं, भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। तो ये हम एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर उस भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम आज सिर्फ ये देखे हैं कि मेगास्पोर का निर्माण किस तरह से हुआ, इसको कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर मेगास्पोर से किस तरह से भ्रूण कोश का निर्माण हुआ और भ्रूण कोश के अंदर में कोशिकाओं की व्यवस्था किस तरह से हुई और एक एग सेल या फीमेल गैमेट का निर्माण किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले हम क्या देखें, इसमें रिव्यू में देख लीजिए कि इसमें फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की यूनिट होती है कार्पेल, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 पार्ट होते हैं। ओवरी के अंदर में क्या स्थित होता है, ओव्यूल या बीजांड होता है। बीजांड की संरचना में कितने भाग होते हैं, एक तो होता है फ्यूनिकल डेंटल होता है जो कि ओव्यूल से प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। हाइलम होता है जो जिसके द्वारा ओवरी जुड़ा होता है। ओव्यूल जो है वो फ्यूनिकल से जुड़ा होता है। आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट होते हैं, बाह्य आवरण, आंतरिक आवरण, बीच में सेलुलर बॉडी होता है जो न्यूसेलस कहलाता है, और साथ ही साथ भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश में कोशिकाओं की व्यवस्था होती है। एक यहाँ पर देखिए आधार में चालजा और नीचे की ओर माइक्रोपाइल, जहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स नहीं है वो कहलाता है माइक्रोपाइल। ये हो गया ओव्यूल की संरचना। ओव्यूल के अंदर ही न्यूसेलस की कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं, आर्किस्पोरियल सेल का। आर्किस्पोरियल सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है, 2 कोशिकाएं बनती हैं, पेराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल फंक्शनल होकर मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण करती हैं। मेगास्पोर मदर सेल्स में यहाँ पर एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड टेट्राड्स प्राप्त होते हैं, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। इनमें से 3 तो डिजनरेट हो जाते हैं और एक जो होता है वो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करता है या एम्ब्रियोसेक सेल का निर्माण करता है। यही एम्ब्रियोसेक या भ्रूण कोश कोशिका फिर माइटोटेकली डिवाइड होकर 2 ऊपर और नीचे सिरों की ओर चले जाते हैं, चालजल और एंटी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। फिर इनमें 2 बार समसूत्री विभाजन होता है और उसके फलस्वरूप 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड स्टेज प्राप्त होता है। इसके बाद भ्रूण कोश में हम अंडों की व्यवस्था देख लेते हैं। ऊपर की 3 कोशिकाएं जो होती हैं वो एंटीपोडल सेल्स बनाती हैं और नीचे माइक्रोपाइलर एंड की ओर 3 कोशिका में से 2 जो होती हैं वो सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिट कोशिकाएं होती हैं और बीच की कोशिका जो होती है वो एग सेल का निर्माण करती है और जो 2 बाकी के 2 जो होते हैं वो सेंट्रल सेल का निर्माण करते हैं, सेंट्रल सेल के केंद्रक का, और जो कि डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण हो चुका है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के फलस्वरूप मेल गैमेट या पॉलन ग्रेन का निर्माण हो गया है और उसके बाद हम फीमेल गैमेट का निर्माण पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन की प्रक्रिया या परागण की प्रक्रिया, जिसके द्वारा मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट तक ट्रांसफ़र किस तरह से होता है। तो उसकी भी कई प्रकार की विधियाँ हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।